हे एवरीवन, आज हम आंसर की बताने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश पेपर की। तो गाइस, जो हमारे सेक्शन ए और सी है, तो तीनों सेट्स के बराबर सेम हैं। तो यू कैन रेफर दिस फॉर ऑल द सेट्स। तो सबसे पहले सेक्शन ए में हमारा रीडिंग रीडिंग स्किल है। ठीक है, तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दे रखा है बाय टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज द ऑथर रेफर टू। तो जो फर्स्ट का आंसर है गाइस, फर्स्ट का आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हमारा सी है। सेकंड का हमारा है कंप्लीट द सेंटेंस विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। द मेड इन इंडिया एजुकेशनल टॉयज रेफर टॉयज सर्व्स डुअल पर्पज ऑफ प्रमोटिंग इंडियंस। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं प्रमोटिंग इंडियंस वैल्यूज, civilizations, and while also developing children critical thinking and decision making skills। ठीक है, तो मेड इन एजुकेशनल टॉयज का पर्पस क्या है, डुअल पर्पस क्या है। ठीक है, पहला तो पर्पस ये है कि हम इंडियन वैल्यूज़ को प्रमोट करें और सिविलाइजेशन को प्रपोज करें, और साथ में जो चिल्ड्रंस की क्रिटिकल थिंकिंग है और डिसीजन मेकिंग है वो भी डेवलप होगी। ठीक है, और तीसरा जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा डी है कि द ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू दैट कैन बी इनफ्रेड फ्रॉम द अबव पैसेज इज। तो इसका ऑप्शन डी हमारा है, एजुकेशन टॉयज विल मेक एजुकेशन मोर प्रैग्मेटिक। नाउ द क्वेश्चन जो फोर है, इसका हमारा आंसर होगा गाइस, educational toys enhance the personality of the children by promoting। तो इसका आप लिख सकते हैं by promoting specific, let me remove this। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ स्पेसिफिक कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड स्किल सेट्स। ठीक है, और उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है रीड द 5 हेडलाइन गिवन बिलो। ये 5 हेडलाइंस रखी है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द हेडलाइन डज नॉट और डू नॉट कोरस्पॉन्ड विद व्हाट द पैसेज हाईलाइट। सो इसमें जो ऑप्शन सी और ई है वो हाईलाइट नहीं करती है हमारे इस पैसेज का। बेसिकली जो ये आर्टिकल है, इसका जो टाइटल है ये सी, जो सी है और ई है, ये डजेंट रिप्रेजेंट। तो इसका ऑप्शन सी और मतलब सी और ई जो है हमारा, वो हाईलाइट नहीं करती है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप देख लेना। उसके बाद व्हाट एविडेंस डू यू गैदर फ्रॉम द passage to state that educational system is recognized by the educational toys, answer in about 40 words। so I hope you have written the right answer। तो आप लिख सकते हैं, अपने आप बनाया होगा आपने, लिखा होगा। सो यहाँ स्पेस नहीं, आई वुड राइट, मैं लिख देता। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। एज अपोज टू द लर्निंग बाय हार्ट एक्सपेरियंशियल टॉयज। तो इसका ऑप्शन ए है हमारा इग्नाइट इंटरेस्ट। ठीक है, लिख रहा है कैन यू सी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, मैंने टिक कर दिया है। और जो लास्ट वाला है, इसमें हमें 40 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये 40 वर्ड्स आपको लिखने होंगे। तो ये अगेन नॉट अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द अदर पेज, नेक्स्ट पेज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, रिमेंबर दैट। ये क्वेश्चन नंबर हमारा
Let me mark it with pen. या क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द गिवन पास्ट पैसेज आंसर पैसेज। तो फर्स्ट का आंसर हमारा गाइस इसमें बी है, न्यूज़पेपर। सेकंड का आंसर जल्दी जल्दी करता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। सेकंड का आंसर हमारा इसमें सी है, इट इज़ फ्रॉम रिलायबल साइट। एंड द थर्ड का आंसर हमें इसमें लिखना है अकॉर्डिंग टू पैसेज आर according to the passage, what according to the passage are the intention of the people who share information। तो इसमें इसका आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं पीपल शेयर द न्यूज़ विद इंटेंट दैट इट माइट बेनिफिट अदर्स एंड हेल्प इन देयर सेफ्टी। और फोर्थ का आंसर हमारा हो जाएगा व्हाट इज व्हाई इज इम्पोर्टेंट फॉर जर्नलिस्ट टू गिव ऑथेंटिक बैकग्राउंड एंड इन एविडेंस इन देयर रिपोर्टिंग। तो इसका आंसर आपको लिखना होगा ऑथेंटिक बैकग्राउंड एंड एविडेंस आर क्रूशियल फॉर जर्नलिस्ट टू प्रिवेंट the spreading of misinformation. Without background check of the evidence, it might spread false news even done unintentionally। ठीक है। और फिफ्थ का हमें इसे कंप्लीट करना है, तो फिफ्थ का आंसर इसमें होगा सोशल मीडिया इज द थ्रेड। इसको हमें कंप्लीट करना है, तो इसको हम लिखेंगे द थ्रेड फेस्ड बाय द न्यू entrants in social media is the threat faced by the new entrants in social media। इसके बाद क्या है, इसके बाद आएगा हमारा दैट दे डू नॉट ग्रेस्प। ठीक है, मैं बाद में रिलीज कर दूंगा उसे। ग्रेस्प द कंसेप्ट ऑफ फेक इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन ओवर दीज प्लेटफॉर्म, ओवर these over these platform, over these platforms। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये होगा। मैं इरेज कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मिस इंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। तो हमें इसमें डिफरेंस बताना है कि मिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ में क्या डिफरेंस है। सो मिस इंफॉर्मेशन गाइस थी जो फॉल्स न्यूज, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है एंड that circulates without intention is referred to the misinformation, or it might be consequences of misled and inadvertent mistakes। और वहीं दूसरी तरफ फेक न्यूज़ होती है, वो पर्पसली की जाती है। ठीक है, मिस इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली, और जो और दूसरी जो फेक न्यूज़ होती है वो पर्पसली प्रोड्यूस की जाती है in order to trick or influence people, frequently in support of political or personal agenda। ठीक है, I hope you get it। Or the next question is the seventh, as per your inference drawn from the paragraph 1, which category of the people falls as a victim to fake news। कौन से जो लोग होते हैं वो फेक न्यूज़ के जाल में फंसते हैं। तो दो कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले जो 20 जो जिनकी एज 20 से कम होती है, और दूसरी जो 50 एज से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसका आंसर होगा हमारा पीपल बिलो द एज ऑफ 20 and above the age of 50। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। आई होप यू कैरिड।
और लास्ट आंसर है व्हाट इज द ब्लेम गेम दैट गोज इन फिक्सिंग द ऑनर्स ऑफ द आइडेंटिफाइंग फेक न्यूज़। तो इसका आंसर होगा, काफ़ी अच्छे से लिखना होगा आंसर। तो ये आई होप यू हैव रिटन करेक्टली। ठीक है, इसका 2 नंबर का है तो आपको अच्छे से इसका आंसर देना होगा। अब सेक्शन सी पे आते हैं, सी पे। ठीक है, ये हमारा सेक्शन सी है। आई होप या सेक्शन सी यही है। ये हमें दे रखा है पोएम का पैराग्राफ, उससे क्वेश्चंस बताने हैं हमें, आंसर्स। तो पहले का जो इसमें आंसर है, मार्क कर देता हूँ फर्स्ट। तो जो पहले का आंसर है हमारा इसमें वो है फर्स्ट। तो लकी मूव्ड across the room like warship sailing into the battle। एंड सेकंड का आंसर है disappointment, सी। सेकंड का सी है, जस्ट क्रॉस चेक इट। एंड द थर्ड का आंसर हमारा इसमें हो जाएगा has been the one inferences that can be drawn from the line। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ फटाफट। तो इसका आंसर गाइस आपको लिखना है स्पीकर फील्स द सेंस ऑफ अनफुलफिल्ड और अनरिवॉर्डेड डिजायर, possibly related to their hope for someone to stop at roadside stand। ठीक है, इसका आंसर आपको ये लिखना है। अब नेक्स्ट है हमारा कि द एक्सप्रेशन सेल्फिश कार सजेस्ट दैट। इसको हमें कंप्लीट करना है, तो मैं इसको ऊपर पर रेज कर देता हूँ। यू डोंट नीड इट एनी मोर। तो इसका आंसर है आपका सेंस। ओ शिट, हाँ मैंने ये वाला जो अभी मैंने मिटाया है ये हमारा थर्ड का था, मैंने गलती से लिख दिया फोर्थ में। तो फोर्थ में आएगा हमारा द इमोशन ऑफ पोएट रिफ्लेक्टेड इन द अबव इस एक्सट्रैक्ट इज। तो क्या आएगा हमारा सेंस ऑफ सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, इसका हो गया। अब फिफ्थ का कर लेते हैं। फिफ्थ में आएगा हमारा द एक्सप्रेशन सेल्फिश कार सजेस्ट दैट। तो इसका मैं आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो बेस्ड ऑन, तो ये हमारा कौन सा आंसर है फिफ्थ का, रिमेंबर दैट। तो ये है हमारा कार्स आर इनडिफरेंट indifferent or unconcerned unconcerned about the need of the people at the roadside stand। ठीक है, एंड द लास्ट वन, इसमें बेस्ड ऑन द rhyme scheme evident in the last two lines of the extract, which word would rhyme with the last line? Brush, reply, sound। तो इसका आंसर आएगा हमारा साउंड। ठीक है, और इसकी नेक्स्ट पोएम थी और मैं
Let's do that as well. ठीक है, तो भी कर लेते हैं। तो ये पोएम है बट सून पुट द थॉट अवे, एंड ये हमारी है पोएम कहाँ से, कौन से चैप्टर से, माई मदर एट 66। So let's select the correct option, the impact of married children on poet mind. तो इसका आंसर है कॉस्ट एंजाइटी। ठीक है, the next question is the tone of the poet expressed in the above lines is, इसका आंसर है sadness and helplessness. E again. The word vein and pale indicate the mother's weakness, sickness, and old age. Next question is, complete the following sentence appropriately. The poet looked at her mother again to observe to observe her her appearance or or condition after the airport's security check. ठीक है, after this the next question is, explain one inference that can be drawn from the line felt old family रखे। मैं सीरीज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें बताना है कि फेल्ट दैट ओल्ड फैमिली एके से हमें क्या इन्फ्लुएंस मिलता है, हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो वन इन्फ्लुएंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन लाइन दैट द पोएट इज पेंट एंड एट द एजिंग एंड डिकिंग ऑफ हर मदर। इससे हमें ये मिलता है कि जो उसकी मदर थी एजिंग हो रही थी, यानी कि उम्र बढ़ रही थी, जिसकी वजह से उसकी मदर देखने में कैसी लग रही थी, डल दिख रही थी, थोड़ी झुर्रियाँ आ रही थी। तो जो वर्ड्स का रेफरेंस है उसी के ऊपर है। डिकेइंग मतलब बेसिकली सड़ना होता है, लेकिन डजंट मीन दैट किसी मदर सड़ रही थी। लेकिन देखने में जो उसकी मदर थी, पहले स्किन साफ थी, धीरे धीरे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो अपने आप झुर्रियाँ आने लग जाती है। तो उसी का रेफरेंस इसमें बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, द पोएट is pained at the aging and decaying of her mother। ठीक है, तो नेक्स्ट इज पुट दैट thought away। What is the intention of the poet that can be inferred from the above line? तो इसका मतलब ये था कि the poet's intention was put away the painful thought of her mother's aging and declining health and the possibility of losing her mother। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं the intention of the poet
The poet's intention was to put, yep, तो अब इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, the poet intention of the poet to put that thought away the painful. और उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है away the painful thought her mother's aging and declining health, ठीक है, health and the possibility of losing her, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हमारा सेक्शन सी हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। लेट्स मूव इट दैट क्वेश्चन 8। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, इस होगा पहले का आंसर, यहाँ पे थे हम, ठीक है। तो जो पहले का आंसर है वो हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसका पहले का जो हमारा आंसर है वो सी है, द एक्सपोजर ऑफ टू रियलिटी। दूसरा जो इसका आंसर है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द वार्निंग दैट कैन बी inferred from the above extract is, तो इसका आंसर आप लिखेंगे नेग्लेक्टिंग minor environmental changes can have serious and harmful effects, ठीक है। इसका आंसर ये है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट, मैं इरेज कर रहा हूँ तो जस्ट टेक स्क्रीनशॉट। State whether the statement given is true or false with the reference to the extract. Global warming is the threat to human survival. तो इसका आंसर ट्रू है। ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट, ग्रेटेस्ट क्यों कहूँगा, बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, इसमें explain the one inference that can be drawn from the line. It's easy to blaze out polar ice cap melting while sitting in the comfort zone.
तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है, इसका मतलब क्या है। तो इट्स इजी टू, इसका मतलब ये है कि distance threat might not come across as serious, so people tend to ignore the seriousness of the situation until and unless they see the consequences with their naked eyes, hence experiencing or being in touch with the problem first hand act as a wake up call. So क्योंकि गाइस जो ये मेल्टिंग हो रही है, द पोलर जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, लोग इसे देख नहीं पा रहे आंखों से, तो इसलिए वो सीरियस नहीं है। ठीक है, वंस दे विल एक्सपीरियंस द कंसिक्वेंसेज, और अपनी जो आंखों से देखेंगे तब उन्हें यकीन होगा, तब उसकी वो इस जो ये जो ये मैटर है, ये जो प्रॉब्लम है, उसकी सीरियसनेस को समझेंगे कि इसका कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है हमारे अर्थ पे और हमारी लाइफ पे। तो ये इसका आंसर है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर हमारा गाइस फर्स्ट का है डिटर्मिनेशन, जिसने ये क्वेश्चन किया है तो वो दे सकता है। सेकंड हमारा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसे कंप्लीट करना है। तो इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं लिख के, बिकॉज द किंग्स प्रोक्लेमेशन विच वॉज इंटेंडेड टू सेफ गार्ड टाइगर्स इवेंचुअली पुट देम इन अ डेंजर बाय प्लेसिंग अ बाउंटी ऑन देयर हेड्स। ठीक है, इसका आंसर ये है, मैंने बोल दिया है। यू कैन राइट इट डाउन और जस्ट थिंक इफ व्हाट यू हैव रिटन। एंड इसका जो इसका थर्ड वाले का वो है, इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट टाइगर्स टाइगर्स tigers, all his wealth and property would be confiscated. What trait of the king is reflected in the above line? तो इसमें आप ले सकते हैं the ruthless and the strictness of the king is reflected in the above line. ठीक है, and it also shows that the king was selfish and cared for nobody else except for him। ठीक है, और जो फोर्थ है इसका ट्रू फॉल्स का आंसर आपको बताना है कि क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है फॉल्स। दिस इज द राइट आंसर। द किंग एम्बिशन इज टू सेव पीपल फ्रॉम ट्राइगल, नो ही वॉन्ट्स टू सेव हिमसेल्फ, और ही जस्ट वॉन्ट टू केयर फॉर हिमसेल्फ। तो आपने पीछे मैंने आपको बता दिया कि इस लाइन से क्या रिफ्लेक्शन मिलता है, यानी कि क्या क्या मतलब, बात मतलब है क्या। तो आई होप यू गेट इट। अब इस पर आ जाते हैं। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर इसमें है हमारा, मैं कर दूँ फास्ट से। पहले का जो आंसर है हमारा इसमें वो बी है। ठीक है, दूसरे का आंसर हमारा इसमें है डी है, ब्रॉट डिजास्टर। द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेचर इन साहिब्स लाइफ वाज इट ड्रॉट डिजास्टर। जिसने भी आंसर लगाया भी ये गलत हो गया बेचारे का। कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड, तो इसके लिए आप लगा सकते हैं अटेंशन। Besides conversation with narrative draws attention, or you can write sympathy। ये आपका आंसर डिफरेंस हो सकता है, तो देख लेना। ठीक है, और इसका जो आंसर है एक्सप्लेन द डिफरेंट इन्फ्लुएंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन रियलाइजिंग हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो इसका आप आंसर देख लेना क्या होगा, आपने लिखा हो जो भी हो।
फिफ्थ को बता देता हूँ मैं आंसर क्या है। फिफ्थ का आंसर हमारा होगा डिजायर। क्या है? डिजायर। अब नेक्स्ट, state whether the following statement is true or false. So his home is not even a distant dream. It states the site sees his home often in a his dream. So इसका आंसर होगा हमारा false। false right है and true गलत है। Understood? Let's move to the next question. पहले का आंसर हमारा इसमें है सी। फर्स्ट आंसर क्या है? सी। पहले का आंसर हमारा सी है। दूसरे का आंसर हमारा इसमें सी अगेन। तीसरे का आंसर हमें लिखना होगा, तो लिखने वाला काम आई गिव इट, ये तो देखा जाएगा आपने जो लिखा होगा। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाते हैं हम। फिफ्थ में आपको बताना है कि क्या आना चाहिए। फिफ्थ का, फोर्थ का, सॉरी फोर्थ का आपको बताना है। फोर्थ का आंसर होगा गाइस इसमें कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज या फिर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज या फिर कल्चरल डिफरेंस। कल्चर, ये भी आंसर डिफरेंट हो सकता है सबका, मीनिंग कुड बी द सेम, जो सेंस में जाना है हमें बस। फिफ्थ सिक्स का देख लेते हैं। फोर्थ जो फिफ्थ है उसमें हमें थोड़ा बना के लिखना होगा। सिक्स पे आते ट्रू है फॉल्स होगा, तो जो सिक्स है उसका हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो चुके हैं। तो या दैट्स इट। लिटरेचर वाला पार्ट हमारा 40 मार्क्स का है। सो या दैट्स इट।